यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। बायोलॉजी की पाठशाला में हम एक सीरीज शुरू किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को लेकर मेरा वीडियो आ रहा है, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर ऐसे बच्चे जिनको कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है या कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करना है, तो कृपया वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी और उनका जो रिवीजन करने का टाइमिंग है, उस टाइमिंग के साथ साथ उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें तैयार भी हो जाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब क्या होगा, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हों, या फिर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए बच्चे हों, या फिर बीएससी नर्सिंग, या फिर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं एडमिशन के लिए, या जेएनएम की तैयारी के लिए आप कर रहे हैं, वो उसके लिए भी ठीक। इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये कॉन्सेप्चुअल बेस के साथ साथ आपकी सारी चीज़ों को क्वेरीज को पूरा करता है, जिससे कि आप इसको समझने में आसानी रह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी के आधार पर ही पूरा एनसीईआरटी ही आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जितने भी बच्चे नए हैं, कृपया मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि उनको ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। मेरा सभी वीडियो इस पर आ रहा है, और जैसे ही मेरा ये चैप्टर्स कंप्लीट होगा, वैसे ही हम एमसीक्यू का भी लेके आएंगे एक वीडियो, जिसमें आपको पूरे वीडियो में आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको हम सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी भी समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी सारी कुछ चीज़ों में, उसी तरीके से आप अब आगे जब बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, वो प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशंस की। अब इस इम्प्लांटेशंस की बात क्या हम करेंगे, तो देखेंगे आप ड्यूरिंग कॉपुलेशंस, ड्यूरिंग कह रहा है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशंस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस, सीमेन इज रिलीज्ड by the penis into vagina. It means कि after physical contacts penis release semen into vagina, ठीक। अब क्या कह रहा है कि एक टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी है। वो कह क्या रहा है, इंसेमिनेशन। ये आप देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, इंसेमिनेशन की बात कर रहा है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि सीमेन का रिलीज बाय पेनिस इनटू वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशंस, ठीक। इट मीन्स कि सीधे सीधे ये समझिए कि आपको सीमेन जब पेनिस के थ्रू रिलीज किया जाता है इन वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन कहलाता है। इस कंडीशन के आधार पर यदि आप देखेंगे तो द मोटाइल स्पर्म स्विम रेपिडली, मतलब अब क्या है, सेमिनेशन कंप्लीट होने के बाद मोटाइल स्पर्म मतलब क्या है कि जो स्पर्म होता है वो मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है रैपिडली, पास थ्रू सर्विक्स, और वो सर्विक्स को पास करते हुए इंटर इनटू द यूटेरस, और वो यूटेरस के अंदर इंटर कर जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो सर्विक्स होता है, वो सर्विक्स एक तरीके से डोर की तरह कार्य करता है यूटेरस में इंटर करने के लिए, जिसमें से जो स्पर्म्स है वो इंटर करते हैं यूटेरस में। फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, और वो जो स्पर्म होता है वो पहुंचता कहाँ पे है, एम्पुलरी रीजन्स पे पहुंचता है, जो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, ठीक। आगे जैसे ये बढ़ता है, अभी फिगर में हम इसकी जिक्र करेंगे। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड to the ampullary regions where fertilization takes place. It means जैसे कि स्पर्म यहाँ से पहुँचता है एम्पुलरी रीजन, और उसी तरीके से इस एम्पुलरी रीजन में ओवम भी ट्रांसपोर्ट होके आता है, ठीक, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है,
वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉइंट है क्या जिससे आप इंडिकेट कर सकते हैं। कह रहा है कि fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously. It means एम्पुलरी रीजन में दोनों ओवम एंड स्पर्म एक साथ या ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चनेबल पॉइंट है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यहाँ से आपके फैक्टेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्लैपियन ट्यूब होता है, हम जनरल रूप से ये जानते हैं कि फ्लैपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये हम सबको पता है। लेकिन उस फ्लैपियन ट्यूब में कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन सबसे पहले होता है, तो वो कौन सा रीजन होगा, वो होता है एम्पुलरी रीजन के फॉर्म में ही होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही वह रीजन है जिसकी वजह से सभी तरीके के इंटरकोर्स या कॉपुलेशंस फर्टिलाइजेशन को या प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं। मतलब हर तरह के फिजिकल कांटेक्ट वो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अब हम लोग। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब क्या है कि स्पर्म तो आ गया, उधर से स्पर्म भी स्विमिंग करते हुए आ गया और इधर से ओवम भी आ गया। अब इन दोनों के बीच फ्यूज होना, फ्यूजन का मतलब होता है कि मिलना। अब मिलने की प्रक्रिया में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ये स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पालूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है उस दौरान जो स्पर्म होता है वो सबसे पहले कांटेक्ट में आता है जोना पालूसिडा लेयर के पास, जो ओवम में पाया जाता है, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और एक चीज़ क्या करता है, जोना पालूसिडा का काम क्या है, जोना पालूसिडा का काम ये है कि वो सीधे सीधे इंड्यूसेस करता है, चेंज कर देता है द मेम्ब्रेन ऑफ दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। मतलब कि जो एक से अधिक यदि स्पर्म इंटर करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके एंट्री को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है। कौन कर देता है, जोना पालूसिडा। ये क्लियर करिएगा, ये हिस्सा ब्लॉक करने का कार्य करता है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। ठीक, ओवम कह रहा है कि इस प्रकार से सिर्फ ये इंश्योर किया जाता है, सिर्फ एक ही स्पर्म उस ओवम के साथ क्या करे, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता हो। ठीक, अब ये क्या करता है ये भी आप समझ लीजिएगा, ये कौन कौन सी प्रोसेस को करता है ये आप देखिए ध्यान से। The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। ठीक, अब देखिएगा स्पर्म का जो हेड रीजन होता है जिसके पास एक्रोसोम होता है, वो एक्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म को इंटर करने में इनटू साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, वो जो भी ओवम का होता है किसके थ्रू करता है, जोना पालूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। ठीक, अब ये कैसे करता है ये प्रोसेस हम अभी तो आपको आगे बता रहे हैं कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये कैसे इंडिकेट करता होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरह कंडीशन के थ्रू होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द meiotic divisions of the secondary oocytes। इट मीन्स कह रहा है कि यह जो इंड्यूस किया जा रहा है ये प्रोसेस वो किसके थ्रू किया जा रहा है, सेकेंडरी डिवीजन होता है। इट मीन्स कि मियोटिक डिवीजन्स होते हैं, उस दौरान सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करता होगा, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब देखिएगा कि क्या कह रहा है कि जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन्स होते हैं उस सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद अनइक्वल डिवीजन के रूप में चीज़ें सेल बनती हैं, जिसका रिजल्ट के अनुसार वहाँ फॉर्मेशन करता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंड ए हेल्प ओवम
ओटिड। और ये किसको मदद करता है? ये सेकंड पोलर बॉडी मदद करता है। एक बहुत ही सिंपल से शब्दों में यदि कहा जाए किसको मदद करता होगा, आप देखिएगा, सेकेंड पोलर बॉडी हेल्प करता है किसमें? हैप्लॉयड ओवम के लिए ये हेल्प करता है, ठीक, के लिए करता है। सून द हैप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। अब देखो हैप्लॉयड हैप्लॉयड बनकर हैप्लॉयड स्पर्म और हैप्लॉयड ओवम फ्यूज करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और उस नए स्ट्रक्चर का नाम है डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चनेबल पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट्स। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं एक जाइगोट के अंदर। ये आप ध्यान में रखिए क्योंकि डिप्लॉयड नेचर का है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 2n होंगे, जिसका मतलब क्या होगा 46 क्रोमोसोम एक जाइगोट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अब ऐसे बच्चों को शेयर करें जो बच्चे खासकर नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, बहुत ही चीज़ें हैं, देखिए। हैज़ वन हैज़ टू रिमेंबर दैट, ठीक, आपको याद रखना चाहिए, दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, कह रहा है कि जब भी बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन करना होगा वो कैसे होगा, वो डिसाइड होता है एट दिस स्टेज इटसेल्फ, ये इसी स्टेज में होता है, वो भी स्वतः हो जाता है, ठीक। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX, human female में XX होता है, and that in the male is X and Y होता है. Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have the 6 chromosomes. ठीक, फीमेल हैव द 6 क्रोमोसोम। ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स कह रहा है और यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं वहाँ इस चीज़ को इंडिकेट करता है और कन्फ्यूजन आपकी बनी रहती है, ठीक। ऑल हैप्लॉयड गैमीट्स ओवा, ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव 6 क्रोमोसोम्स, ठीक। फीमेल के पास कौन होता है? 6 क्रोमोसोम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको। 6 whereas in the male gametes sperm the 6 chromosome could be either X or Y, ठीक। Hence 50% of the sperm carry X chromosome while the 50% carry Y chromosomes. After this fusion of male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carry X or Y fertilize the ovum। यहाँ क्लियर कर दिया है, उस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है वैसे ही ये कंडीशन को क्या क्या शो कराता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा किस कंडीशन में ये कर रहा है, तो उस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ठीक। ये क्या कह रहा है ये ध्यान रखिएगा। The zygote carry X would be developed into female baby and XY would be form a male, ठीक। जो आप क्रोमोसोमल पैटर्न के रूप में जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे वहाँ आपको एक थोड़ा सा क्लियरली और देखा जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें दिखा रहा है वो चीज़ कैसे कैसे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उससे पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं, जो कहाँ पे ये फिगर है, देखिएगा किस तरीके से फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ठीक। और
ये आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक, स्पर्म है, ये भी स्पर्म है। ठीक, जोना पॉलिसीडा, ये लेयर पूरी क्या है, जोना पॉलिसीडा की लेयर है ये पूरी। ठीक, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, और जिसके बाहर की जितनी भी सारी सेल्स हैं ये किसको शो कर रही हैं, कोरोना रेडिएटा को शो कर रही हैं। एंड प्रीवेटलाइन स्पेस, अब क्या कर रहा है कि इसमें ये जो इतना भी लाइट पिंक कलर का है ये किसको शो कर रहा है, ये सभी शो कर रहा है प्रीवेटलाइन स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टर्मिनोलॉजीज के रूप में कुछ चीज़ों को यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं ये आप देखिएगा। आप देख लीजिए, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस। ठीक, अब क्या करें, इस्थमस रीजन है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया एम्पुलर रीजन पे, अब वो मूव जाइगोट जो जाइगोट होगा वो मूव करेगा म्यूटेड डिवीजन के साथ जो पहुंचेगा इस्थमस वाले पार्ट में ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड क्लीवेज। इट मीन्स कि जब वो मूवमेंट हो रहा है, उस डिवीजन शुरू हो गया है, तो फर्स्ट डिवीजन कहाँ से शुरू हो रहा है, वो इस्थमस से शुरू हो रहा है, वो मूवमेंट करते हुए चल रहा है टुवर्ड द यूटेरस। किसकी तरफ जा रहा है, यूटेरस की तरफ जा रहा है। एंड फॉर्म्स 2, 4, 8 एंड 6 डॉटर सेल्स। कितने का फॉर्मेशन कर रहा है, अब देखिएगा वो फॉर्म कर रहा है 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये ब्लास्टोमियर की बात कर रहा है कि क्लीवेज स्टार्ट तो हुआ स्टमक से, लेकिन ये मूव कर रहा है किसकी तरफ, 16 सेल स्टेज तक ये मूव कहाँ जा करते जा रहा है, ये करते जा रहा है यूट्रेस की तरफ, जिसमें 16 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल्ड, मतलब जो एम्ब्रियो बना है, जो पहले जाइगोट था वो कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रियो में, जिसका बेसिक सेल है वो 8 to 16 सेल का नंबर हो जाता है। ठीक, अब इसी के आधार पे हम आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज यहाँ दिखा रहा है कैसे कैसे क्या होगा, ये आप देख लीजिएगा। ये फर्टिलाइजेशन के बाद का जो स्ट्रक्चर था उसको दिखा रहा है। फर्टिलाइज हुआ है किस वाले रीजन पे, देखिएगा एम्पुलर वाले रीजन पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, और ये आगे बढ़ा हुआ है सी वाला 2 सेल्ड, फिर डी वाला 4 सेल्ड, ई वाला 8 सेल्ड एंड एफ वाला 16 सेल स्टेज है। इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है स्टेज, ई वाले को सेल स्टेज को ही कहा गया है क्या, ब्लास्टोमियर। ठीक, ये आगे बढ़ेगा, ये कन्वर्ट कर लेता है मारुला स्टेज को, देख सकते हैं आप। ठीक, और उस मारुला स्टेज के बाद की बात क्या कर रहा है, ये पहुंच गया है ब्लास्टुला स्टेज में, और ब्लास्टुला स्टेज के बाद ये पहुंचता है GNH को, वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के फॉर्म में पहुंच गया। मतलब इम्प्लांट में कौन सी प्रोसेस आती है, वो ब्लास्टोसिस्ट वाली प्रोसेस आती है, जिसमें से जाकर वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इम्प्लांट कर जाता है इंडोमेट्रियम लेयर के साथ। ये इंडोमेट्रियम लेयर है जहाँ पर उसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो हम आगे इसके बारे में और बात कर सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है इस पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये है पूरा, देखिएगा क्लियरली। ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मारुला स्टेज। ठीक, ब्लास्टोमियर तो बना है, लेकिन उस ब्लास्टोमियर स्टेज को हम क्या कहते हैं, मारुला स्टेज के नाम से जानते हैं। द मारुला कंटिन्यूअस टू द डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मतलब कि चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, ब्लास्टोमियर को कहा गया है मारुला स्टेज, और मारुला स्टेज क्या कहलाता है कि मारुला स्टेज कॉन्टिन्यूस ग्रो करता है, डिवीजन करता है, जो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, मतलब अपने रूप को बदल लेता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूटेरस, और वो उसी तरीके से यूटेरस की तरफ मूव करते हुए चला जाता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू ए आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और ये किसकी तरफ कर रहा है कि आउटर लेयर जो होती है ट्रोफोब्लास्ट की तरफ, उसकी तरफ ये अरेंज होता है, जिसको हम आउटर लेयर के रूप में जानते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। एंड द इनर ग्रुप ऑफ द सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड
इनर सेल मास, और उसको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट इसकी जो बात आ रही है, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द इंडोमेट्रियम, मतलब कौन सी लेयर बन रही है, उस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, ठीक। एंड इनर ग्रुप ऑफ द सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ द इनर मास, मतलब इसके चारों तरफ कवरिंग है, और ये इनर वाला हो गया ट्रोफोब्लास्ट और ये आउटर वाला हो गया ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर, और यही आउटर लेयर क्या करती है कि इंडोमेट्रियम लेयर के साथ क्या होती है, अटैच करती है, ठीक। अटैच द इंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। अब जो इसके अंदर वाली लेयर है, यही अंदर वाली जो सेल्स बनती है वो डिफ्रेंशिएट कर दी जाती है, किसके अंदर, एज ए एम्ब्रियो के रूप में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक। After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. अब क्या कर रहा है कि जैसे ही ये उसके साथ अटैच होता है, अटैच होने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल्स, जो यूटराइन सेल्स होती है यूट्रस के अंदर, डिवाइड रेपिडली, वो डिवाइड होने लगती है, एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. अब कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट का स्वरूप होता है वो पूरी तरीके से उस इंडोमेट्रियम की वॉल में, जो यूटरस, जो इंडोमेट्रियम की लेयर है यूटरस की सबसे अंतिम वाली, उसके साथ क्या कर देता है, वो उसी में धंस जाता है, ठीक। जब धंस गया था उसको स्टेप में हमने एस से देखा फिगर में पीछे, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड टू प्रेगनेंसी। इट मीन्स कि एक चीज़ क्लियर लिख लीजिएगा कि जो ये कह रहा है वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। कैसे, थोड़ा सा हम आपको इसको और इंडिकेट कर दे रहे हैं इस कंडीशन के आधार पर, कैसे हो रहा है ये देख लीजिएगा। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टो बिकम्स इम्बेडेड इन ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, और इसी स्टेज को, मतलब कि क्या, ब्लास्टोसिस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो इंडोमेट्रियम के साथ अटैच होती है यूटेरस में जाकर, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, एंड इट लीड टू द प्रेगनेंसी। और ये कंडीशन किसको शो कर रहा है, प्रेगनेंसी को शो कर रहा है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं आसानी से कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और आप ये चीज़ को देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ये सब ABCDEF का फॉर्मेशन कर लिया है, और इसके फॉर्मेशन में है ये पूरी कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक। अब ये आप देख, और ये देखेंगे आप, ये पूरी कंडीशन के साथ देखेंगे तो आपका ये है ब्लास्टोसिस्ट। यही इम्प्लांट होता है किसमें, पर्टिकुलर इंडोमेट्रियम की जो ये वॉल है इसी जगह पे इम्प्लांट करती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ये समझ में आई हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप देखेंगे तभी इस वीडियो के साथ आप क्या कर पाएंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को भी देखते रहिए। और ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपके सामने MCQ लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।